Hello everyone, welcome back to my channel that is Study Vlogs with Abhilasha। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ क्लास 6 साइंस थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस किया था, डेट इज़ फाइबर टू फैब्रिक। और आज मैं आपके साथ नेम बीएड सेकेंड सेमेस्टर का एक टॉपिक लेके आई हूँ। वो ये बुक है समकालीन भारतीय शिक्षा, डेट इज़ कंटेम्परेरी इंडियन एजुकेशन। इसका लास्ट टू लास्ट में मैंने नवोदय विद्यालय डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं केंद्रीय विद्यालय डिस्कस करूँगी। तो आज जो क्लास है वो बीएड सेकेंड सेमेस्टर की नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय की है। ठीक है, नवोदय विद्यालय हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम केंद्रीय विद्यालय डिस्कस करेंगे। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय की अगर बात करें तो उसमें लिखा हुआ है इस बुक में कि वेतन आयोग की सिफारिश पर 1962 यानी कि 1962 में एक कमेटी बनी और उनका कहना था कि हम जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लाई हैं या फिर जो भी अर्धसैनिक बल के एम्प्लाई हैं या फिर जो सेना में हैं, उनके लिए एक हम ऐसा स्कूल बनाएं जिससे अगर उनके बच्चों का मिड ईयर या मिड सेमेस्टर कहीं भी ट्रांसफ़र होता है तो उनको पढ़ाई की प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाई हैं या फिर ये आपके सुरक्षाकर्मी और अर्धसैनिक बल जो हैं, तो ये लोग जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हुए, रक्षा सैनिक बल हुए या फिर ये सेना के जो भी लोग होते हैं, तो ये लोग हमारे इंडिया को बहुत मजबूत बनाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनके लिए भी हम इनके सुविधा का ध्यान दें। तो उनके लिए केंद्रीय विद्यालय बनाया गया था 1962 में। ऐसा योजना रखी गई कि ऐसा कुछ एक स्कूल होना चाहिए ओवरऑल इंडिया में जिसका सिलेबस सेम। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि ऐसा हो कि जो स्पेशली इन लोगों के लिए हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर जो सेना में है, उनके बच्चों के लिए हो। जैसे उनका ट्रांसफ़र कभी भी हो जाता है सेमेस्टर के बीच में, ईयर के बीच में, तो उनके बच्चों की पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो। तो 1962 में ऐसा कहा गया था कि ऐसा कुछ बनना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, 1963 में 20 क्षेत्रीय केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना बनाई गई। 1962 में ऐसा प्रस्ताव रखा गया, 1963 में ऐसा सोचा गया कि 20 क्षेत्रीय केंद्रीय विद्यालय बनने चाहिए। और 1965 में एक केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में इस चीज़ का शुरुआत हुआ। किसका? एक 1965 में एक केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में, आप भी देखते हो KVS होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसके रूप में 1965 में ये शुरू हुआ KV बनना। तो बेसिकली ये रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बल के बच्चों के लिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई हैं उनके बच्चों के लिए है। और इसमें नवोदय हमने पढ़ा था वो क्लास 6 to 12 होता है, केंद्रीय विद्यालय क्लास 1 to 5 होता है और क्लास 6 to 12 होता है, यानी 1 to 12 होता है। यानी आप अगर क्लास 1 में अपने बच्चे को डाल लें तो इंटर तक आराम से पढ़ सकता है। नवोदय में क्लास 6 to 12 पढ़ाई होती थी। अब इसमें देखिए ये दिया है कि उस टाइम 1965 में एक केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में KV का फॉर्मेशन किया गया। अब यहाँ पे इस बुक में 2013 तक की काउंटिंग दी हुई है कि 2013 तक 1073 यानी कि 1073 केंद्रीय विद्यालय बन चुके हैं। 2013 तक 1073 केंद्रीय विद्यालय बन चुके हैं। 3 केंद्रीय विद्यालय हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में यानी कि विदेश में भी हैं। पहला है काठमांडू, दूसरा है आपका मास्को और तीसरा है आपका तेहरान। काठमांडू, मास्को और तेहरान, ये जो आपको प्लेस दिया हुआ है, काठमांडू, मास्को और तेहरान, इन 3 जगह पे भी फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे केंद्रीय विद्यालय बने हुए हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि केंद्रीय विद्यालय बेसिकली अर्धसैनिक बल के बच्चों के लिए, जवान जो होते हैं उनके बच्चों के लिए, सेना में जो जवान होते हैं उनके बच्चों के लिए, या जो ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं उनके बच्चों के लिए बनाया गया। 1962 में इसे रखा गया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। 1963 में 20 केंद्रीय विद्यालय बनाने की एक योजना बनाई गई थी और 1965 में एक केंद्रीय विद्यालय संगठन के रूप में KV हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। ये क्लास 1 to 12 होता है। 2013 तक 1073 यानी कि 1073 केंद्रीय विद्यालय हैं। 3 केंद्रीय विद्यालय फॉरेन में भी, जो कि है काठमांडू में, मास्को में और तेहरान में।
अब हम बात करते हैं कि इसका स्वरूप कैसा है। तो स्वरूप में ये है कि इसके 3 कार्यालय होते हैं। एक तो होता है क्षेत्रीय कार्यालय जो कि स्टेट लेवल पे काम करता है, दूसरा है मुख्यालय जो कि दिल्ली में है, और तीसरा है विदेश स्थित संगठन, यानी जो 3 जगह फॉरेन में इसके केंद्रीय विद्यालय की ब्रांच है। एक वो विदेश का ऑफिस है, एक होता है मेन ऑफिस जो कि दिल्ली में होता है, और एक होता है ये आपका क्षेत्रीय कार्यालय जो अलग अलग स्टेट में काम करता है। तो ये केंद्रीय विद्यालय का स्वरूप है। अब नेक्स्ट आपको टॉपिक दिया हुआ है कि जो इसके हेड होते हैं वो कौन होते हैं। तो मानव संसाधन विकास मंत्री जो होते हैं वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के मेन हेड या कर्ता धर्ता होते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री जो होते हैं। अब अगर बात करें स्थायी समिति की, तो परमानेंट कमेटी इसमें 3 होती है। पहली होती है फाइनेंस कमेटी, दूसरी होती है वर्किंग कमेटी, और तीसरी होती है एजुकेशन कमेटी। तो फाइनेंस कमेटी क्या करती है, जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, फाइनेंस कमेटी जितने भी पैसे रुपए से लेन देन होता है कि कितना इस साल के एबी का बजट कितना होना चाहिए, बुक्स पे कितना खर्च होना चाहिए, पढ़ाई पे कितना होना चाहिए, एजुकेशन पे, गेम पे, और या आपका स्पोर्ट्स में कितना परसेंट जाना चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में कितना परसेंट जाना चाहिए, ये सब जो अलग अलग परसेंटेज होते हैं, कितना किस पे किस स्टेट में ज़्यादा हम पैसा दें, ये जो बजट से रिलेटेड सारा काम होता है, ये फाइनेंस कमेटी यानी कि हमारी वित्त समिति जो होती है। 3 टाइप की कमेटी होती है। तो फाइनेंस कमेटी जो भी पैसे से रिलेटेड लेन देन होती है वो देखती है। फिर सेकेंड है वर्किंग कमेटी, तो निर्माण से रिलेटेड जो भी काम होता है कि और केवी कहाँ बनना चाहिए, किस केवी को मरम्मत की ज़रूरत है, कहाँ पेंट होना है, कहाँ क्या चीज़ें पुरानी हो रही है उसे बनवाना है, ये जो काम होता है ये वर्किंग कमेटी का होता है। और तीसरा है एजुकेशन कमेटी। तो एजुकेशन कमेटी का काम होता है जो भी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, यानी सिलेबस क्या होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वही सिलेबस रखे, ये जो भी कुछ होता है ये हमारी एजुकेशन कमेटी देखती है। तो 3 टाइप की कमेटी होती है। फाइनेंस कमेटी जो कि फाइनेंस वित्त से रिलेटेड सब कुछ देखती है। फिर हमारी होती है ये वर्किंग कमेटी जो कि उसके काम को देखती है कि मतलब क्या चीज़ बननी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, निर्माण कहाँ क्या होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो हमारी वर्किंग कमेटी देखती है। और थर्ड एजुकेशन कमेटी जो है वो पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ देखती है कि कहाँ पे क्या कितना हमें सिलेबस वगैरह क्या कितना डिस्कस करना चाहिए, पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, ये सब कुछ देखते हैं। और ये जो केवी है ये सीबीएसई से अटैच होता है, तो उसका जो सिलेबस होता है वो सीबीएसई बोर्ड से अटैच होता है। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट चीज़ जो दी हुई है वो है केंद्रीय विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों वो केवी स्पेशल है बाकी स्कूल से। तो यहाँ दिया हुआ है कि इस समस्त केंद्रीय विद्यालय में चाहे वो किसी भी भाग में हो, आप कभी भी एडमिशन मिड सेमेस्टर में, मिड ईयर में ले सकते हो, और हर जगह का सिलेबस सेम होता है। तो ये किसकी खास बात है केवी की। कोई स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है कि आप सोचो कि यहाँ क्या अच्छा सीबीएसई बोर्ड से क्या होता है, अटैच इंग्लिश मीडियम बहुत स्कूल होते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट के क्या होते हैं वो अपनी अलग अलग बुक रेफ़र करते हैं। केवी में ऐसा कुछ नहीं होता, एक फ़िक्स बुक होती है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलती है। इसलिए केवी जो होता है सीबीएसई बोर्ड से अटैच तो ज़रूर है, लेकिन इंग्लिश मीडियम स्कूल से इसलिए डिफ़र है क्योंकि वो अपनी एक फ़िक्स बुक चलाते हैं, जबकि इंग्लिश मीडियम स्कूल क्या है वो अलग अलग बुक अपने हिसाब से चलाते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि सीबीएसई बोर्ड से अटैच है। थर्ड दिया हुआ है कि ये को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लड़के लड़कियां दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि क्लास 6 से संस्कृत भी पढ़ाई जाती है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हिंदी तो हम पढ़ ही रहे हैं, हम संस्कृत भी क्लास 6 से पढ़ रहे हैं, किसी भी स्टेट में रहें हम वो लैंग्वेज भी जान सकते हैं। और अब इसका दिया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रल स्कूल का। तो ये पहला इसलिए कि रक्षा अर्धसैनिक बल के कर्मियों के लिए बनाया गया है कि उनके बच्चों का सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कभी भी ट्रांसफ़र हो जाता है तो उन्हें सत्र के बीच में कभी भी वो अगर कहीं पर ट्रांसफ़र होता है ना, वहाँ जाके वो चुपचाप उस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि विद्यालय के क्षेत्र में सहिष्णुता। केवी का नो डाउट केवी की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, बहुत हाई लेवल की पढ़ाई होती है। अगर कोई बच्चा केवी से पढ़ रहा है तो मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मैं जानती हूँ, कि उसको ट्यूशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो केवी की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद याद है कि सीबीएसई बोर्ड से अटैच है, एनसीईआरटी की बुक वहाँ चलती है, तो नॉर्मल स्कूल जैसा ही है ये सब चीज़ें भी। माध्यमिक स्तर के
शिक्षा को उन्नतशील बनाते हैं, तो इनको देख के और स्कूल भी मतलब सीखते हैं कि भाई केवी की एक स्टैंडर्ड जो होता है वो केवी ने सेट किया कि भाई कैसा होना चाहिए एक सीबीएसई बोर्ड स्कूल या हिंदी मीडियम स्कूल केवी के जैसा होना चाहिए। तो वो एक सेट इन्होंने किया है, आइडियल बनाया है कि कैसे स्कूल होना चाहिए, केवी की तरह होना चाहिए। उसके बाद क्या इसमें दिया है कि हर भाषा के माध्यम से मतलब हर स्टेट में आपको मिलेगा, तो हर भाषा के बच्चे वहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती है। तीसरी चीज़ इसमें देखिए है कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो 4 बेसिस पे इन्होंने दिया है। क्लास 1 में अगर आपको एडमिशन लेना है कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। नॉर्मली जो होता है इसमें दिया है कि प्रवेश जो है प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। तो सीधी सी बात है कि जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉई हैं या फिर सैनिक बल के जवान के बच्चे हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। क्लास 2 से 8 की बात करें तो वो भी सेम होता है, कोई एंट्रेंस नहीं होता है। अगर क्लास 1 में बच्चा केवी में पढ़ा है तो क्लास 2 में उसका रिजल्ट देख के उसको एडमिशन दे दिया जाता है। क्लास 9 की अगर बात करें तो क्लास 9 में एंट्रेंस होता है, मतलब 1 तक आपको बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ा है, अगर वो 9 में केवी में जाना चाहता है तो उसको एंट्रेंस देना पड़ेगा। अगर वो एंट्रेंस क्लियर कर लेता है तो आराम से उसका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है कि क्लास 11 की अगर बात करें तो क्लास 11 में कि क्लास 10 का जो मार्क्स है उसके CGPA के बेसिस पे क्लास 11 में एडमिशन मिल जाता है। कुछ केवी होते हैं वो एंट्रेंस लेते हैं, ज़्यादातर केवी अगर आप 10th तक केवी से ही पढ़े हो तो आपका CGPA देख के एडमिशन आपको दे देते हैं। अगर आप केवी से नहीं पढ़े हो तो आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। अब अगर बात करें कि गैर केंद्रीय विद्यालय छात्रों को प्रवेश मिलता है तो उसका एक फिक्स परसेंटेज होता है। तो देखिए इसमें दिया है कि जो बची हुई सीटें होती हैं इन केवी के बच्चों से, जो बची हुई सीटें होती हैं उन सीटों पर जो नॉन केवी स्कूल के बच्चे होते हैं उनको एडमिशन दिया जाता है। पहले प्रेफरेंस वो केवी के ही बच्चों को देते हैं, जो पहले से केवी में पढ़ाए हैं उनको भी प्रेफरेंस देते हैं। और मानदंडों का अगर आधार देखा जाए तो विज्ञान और कॉमर्स में अगर मिनिमम 8 CGPA है तो आपको एंट्रेंस मिल जाएगा। और मानविकी संकाय यानी कि ह्यूमैनिटीज़ जो होता है उसमें आपको 6.4 CGPA अगर है तो आपको वो एंट्रेंस के लिए एलिजिबल मानते हैं एडमिशन के लिए। अब अगर लाभ की बात करें कि मेरिट क्या है सेंट्रल स्कूल के, तो इसका जो लागत बहुत कम है। ये तो जाहिर सी बात है कि केवी की फ़ीस बहुत कम होती है, इसलिए ज़्यादातर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा केवी में पढ़े क्योंकि एजुकेशन टॉप लेवल का होता है, टीचर्स हाईली एजुकेटेड होते हैं। आप केवी की वैकेंसी देखते होंगे, उन्हें PG के लिए अगर चाहिए तो उन्हें पोस्ट ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, आप BEd किए हो, प्लस आपका टेट या सेट क्लियर हो, उसके बाद वो एंट्रेंस लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। मतलब सिर्फ आपका CTET देख के आपको नहीं रख लेते हैं, उसके बाद वो खुद का भी इंटरव्यू रखते हैं। मतलब वो खुद से जाते हैं भाई हम देखेंगे, ऐसा तो नहीं आप ऐसी नकल करके आ गए हो। तो बहुत हाई लेवल का एंट्रेंस होता है। परमानेंट टीचर बनना केवी में बहुत टफ होता है, इसलिए जब इतने हाईली एजुकेटेड टीचर जाते हैं तो नेचुरली वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। तो केवी में पढ़ाई का स्टैंडर्ड तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा केवी में सेलेक्ट हो जाए, उस पढ़ाई करे, क्योंकि पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा होता है और फीस मिनिमम होती है। इसलिए कम फीस में अच्छी पढ़ाई हर कोई चाहता है। दूसरी चीज़ होती है कि प्रशासन बहुत अच्छा होता है वहाँ का। तीसरी चीज़ होती है कि इमारतों वगैरह में कम निवेश की आवश्यकता होती है, खर्च बहुत कम होता है वहाँ पे। और पाठ्यचर्या में एक रूपता होती है, यानी करिकुलम पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेम होता है, कहीं भी सिलेबस डिफर नहीं करता है। और सीमित संख्या होने के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मतलब कम केवी होने की वजह से जो क्वालिटी है केवी की वो अभी तक मेंटेन है। अब यहाँ पे दोष देखिए क्या दिया है कि विद्यालय की संख्या सीमित है। इतनी पॉपुलेशन है, 1073 स्कूल हैं, पॉपुलेशन के हिसाब से केवी कम है। थोड़ी और ज़्यादा होती तो और बच्चे उसके, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो जिनके लिए बनाया गया वो भी नहीं केवी में एडमिशन ले पा रहे हैं क्योंकि सीट बहुत कम है। तो स्कूल कम है इसलिए सीटें कम है। दूसरी चीज़ है कि प्रवेश प्रक्रिया का सीमित क्षेत्र है, यानी कि एंट्रेंस लेवल वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही उस टाइप से रखी गई हैं कि कुछ को एडमिशन मिला, कुछ को नहीं मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे वो होते हैं उस लायक, लेकिन सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे उससे नहीं अच्छा हुआ तो वो एडमिशन नहीं लिए। थोड़ा सा उनको और फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए अपने एंट्रेंस के लिए कि अगर वो बच्चा है उसको ज़रूरत है तो 1-2 बार टेस्ट और लेके थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। और केंद्रीय कर्मचारियों के बालकों के लिए ही प्रवेश, मतलब सिर्फ केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के बच्चों के लिए ही होता है, नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं होता है। आम विद्यार्थियों की पहुंच से दूर होता है
और एक ज़िला स्तर पर एक ही विद्यालय की व्यवस्था होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सिटी में एक केवी होता है, जो कि एक सिटी के हिसाब से बहुत ही कम है एक केवी होना। तो ये हमारा केंद्रीय विद्यालय का टॉपिक आज ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का योगदान है। तो आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।